हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 6th लेसन, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इस लेसन को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि इससे पहले जो लेसन थे उनको भी आप पढ़ें, उनकी भी जानकारी प्राप्त करें, तभी आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आएगा। उन सभी लेसन्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें और पता लगाएं कि उन वीडियोस में क्या बताया गया है। क्योंकि पिछले अध्यायों में हम ये पढ़ चुके हैं कि संविधान ने हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की है और इस सरकार के 3 अंग हैं, एक विधानपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो हमने इससे पहले लेसन पढ़ा था वो न्यायपालिका के बारे में ही था, जिसमें हम ये जान चुके थे कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी संस्था या किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। वह जब फैसले लेती है तो स्वतंत्र रूप से सोच समझ कर लेती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कोई हमारे अधिकारों को छीनता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी आपके मोहल्ले में कोई दुर्घटना होती है या कोई चोरी आदि होती है या कोई मारपीट आदि होती है तो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और लोगों के बयान दर्ज करती है और घटना स्थल का जायजा भी लेती है। ये सब बातें पता लगा करके पुलिस फिर एफआईआर दर्ज करती है और जो व्यक्ति संदिग्ध होता है यानी कि जिसके ऊपर शक होता है उसके ऊपर फाइल तैयार करती है और उस फाइल को फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पुलिस का क्या काम है। पुलिस का काम है घटना स्थल पर जाकर सबूतों को इकट्ठा करना और अपराधियों का पता लगाना, जबकि कौन व्यक्ति दोषी है या कोई व्यक्ति दोषी नहीं है ये पुलिस का कार्य नहीं है। ये बताने का काम न्यायालय में किया जाता है। पुलिस का काम है सभी सबूतों को इकट्ठा करके और एफआईआर लिखकर कोर्ट में फाइल पेश करना। हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उसे भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है, कि उसे भी अपने आप को बचाने का मौका दिया जाता है। अगर उसके पास अपने आप को बचाने के कोई सबूत हैं तो वो न्यायालय में जाकर दिखा सकता है। तो इस लेसन को पढ़कर हम पता लगाएंगे कि सरकारी वकील क्या होते हैं, एफआईआर क्या होती है, निष्पक्ष सुनवाई का क्या मतलब होता है। इन सब बातों को हम विस्तार से समझेंगे। वैसे तो आपने टेलीविजन में, नाटक या फिल्मों में देखा ही होगा कि किस तरह से कोई घटना होती है तो समय पर पुलिस पहुंच जाती है और जिस पर शक किया जाता है उस व्यक्ति को लेकर वो कोर्ट में पहुंच जाती है और कोर्ट में काफी समय तक बहस होती रहती है। दोषी व्यक्ति भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अगर उसके पास कोई सबूत होता है तो वो सबूत भी देता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट फैसला लेता है कि दोषी कौन है। इस बात को समझाने के लिए ये एक कहानी दी गई है जिसमें श्रीमती शिंदे का हार गुम हो जाता है। उसके घर में शांति नाम की महिला सफाई करने आती है तो श्रीमती शिंदे उसके ऊपर शक करती है कि शांति ने ही उसका हार चुराया है। जब श्रीमती शिंदे अपने पति को ये बात बताती है तो उसका पति शांति के पर्स की तलाशी लेता है जिसमें से 10,000 रुपए मिलते हैं। तो श्रीमती शिंदे और श्रीमान शिंदे का पक्का विश्वास हो जाता है कि शांति ने ही हार चुराया है। तो वे दोनों पुलिस थाने में जाकर इस बात की एफआईआर लिखवा देते हैं। अब थाने का जो सब इंस्पेक्टर राव है वह एफआईआर लिख लेता है और उनके घर आकर वो छानबीन करता है, घटना स्थल का जायजा लेता है। इंस्पेक्टर राव श्रीमती शिंदे और श्रीमान शिंदे के बयान दर्ज कर लेते हैं और वो शांति को ले जाते हैं पकड़कर। जबकि शांति चिल्लाती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने हार नहीं चुराया है और ये जो पैसे हैं ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैंने और मेरे भाई ने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। शांति का भाई भी
इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि उसकी बहन ने कोई हार नहीं चुराया है और ये जो पैसे हैं ये दोनों बहन भाई ने मिलकर इकट्ठे किए हैं, क्योंकि उन्होंने गांव में जाकर एक बैल खरीदना है। इंस्पेक्टर राव सुशील की बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसको दो दिन के लिए हवालात में डाल देते हैं और उसकी खूब मार पिटाई करते हैं। उसको गालियां भी दी जाती हैं ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। तो वो गुनाह कबूल करने से मना कर देते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। आखिर में इंस्पेक्टर राव उनकी फाइल को कोर्ट में ले जाता है और मैजिस्ट्रेट को दे देता है। इसीलिए सुशील को और शांति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। अब जो उन्होंने फाइल तैयार की थी उस फाइल की एक एक कॉपी शांति को भी दी जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने और उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। शांति मैजिस्ट्रेट को बताती है कि उसने कोई हार चोरी नहीं किया है और ये पैसे उसकी मेहनत के पैसे हैं। इसके बाद शांति को वकील करने के लिए कहा जाता है। तो शांति कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और वकील करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैजिस्ट्रेट शांति की बात सुनता है और उसे सरकारी वकील कमला राय को सरकारी खर्चे पर दे देता है और अधिवक्ता कमला राय शांति के बचाव पक्ष में वकालत करती है। अब हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि शांति को वकील करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि संविधान के 22 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के द्वारा अपना बचाव पक्ष करने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि वो अपने लिए वकील नहीं कर सकता, तो संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि ऐसे लोगों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। अब शांति अधिवक्ता कमला राय को अपनी सारी बातें बता देती है और वो ये भी बता देती है कि ये 10,000 रुपए शांति ने और उसके भाई ने दोनों ने मेहनत करके कमाए थे और इकट्ठा किए थे। जब अदालत शुरू होती है तो शांति पर आरोप लगाया जाता है कि उसने श्रीमती शिंदे का हार चुराया है। तो एक वकील शांति की तरफ से होता है और दूसरा वकील श्रीमती शिंदे की तरफ से होता है। पहले श्रीमती शिंदे का वकील श्रीमती शिंदे को कहता है कि वो पूरी बात मैजिस्ट्रेट के सामने बताए। तो श्रीमती शिंदे बताती है कि शांति उसके घर में सफाई करने आती थी और उसी ने उसका हार चुराया है। इसके बाद अधिवक्ता कमला राय की बारी आती है, जो शांति के पक्ष में बचाव का कार्य करती है। अधिवक्ता कमला राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है, यानी पूछताछ करती है कि जब शांति उसके घर में काम करने आती थी तो वो उसको कितनी पगार देती थी। तो श्रीमती शिंदे बताती है कि वो हर महीने 1,000 रुपए उसे देती थी। तो इससे पता चलता है कि शांति भी काम करती थी और पैसे कमाती थी। और अधिवक्ता कमला राय मैजिस्ट्रेट को ये भी बताती है कि शांति का भाई भी काम करता है और वह भी कमाता है, और अगर शांति के पर्स में 10,000 रुपए मिलते हैं तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो हार बेचकर प्राप्त किए गए पैसे हैं। ये इन दोनों की कमाई के पैसे भी हो सकते हैं। जब मुकदमा खत्म होने वाला होता है तो सुशील को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर शर्मा इन्होंने एक युवाओं के गिरोह को पकड़ा है और मोहल्ले में चोरी करने का काम करता है। अब अधिवक्ता राय इंस्पेक्टर शर्मा से पूछताछ करती है कि आपने चोरी के जो गहने पकड़े थे गिरोह से, उन गहनों में क्या क्या था। इंस्पेक्टर शर्मा वो गहने दिखाता है और श्रीमती शिंदे उन गहनों में अपना हार पहचान लेती है। इस तरह मैजिस्ट्रेट को पता चल जाता है कि ये चोरी करने वाले कोई और है, शांति नहीं, और शांति को इज्जत से बरी कर दिया जाता है। इस पूरी कहानी से हम समझ जाते हैं कि पुलिस क्या काम करती है और बचाव पक्ष का वकील क्या काम करता है, मैजिस्ट्रेट क्या काम करता है और इन सभी का क्या महत्व होता है, क्या योगदान होता है न्याय प्रणाली में। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा कि पुलिस का क्या काम होता है। पुलिस किसी घटना का जायजा लेती है, लोगों से पूछताछ करती है, लोगों के बयान लेती है
और उनको लिख लेती है और जो सबूत मिलते हैं उनको इकट्ठा करती है। और जब पुलिस को विश्वास हो जाता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित हो रहा है तो वो चार्जशीट दाखिल करती है, जिसको हमने फाइल का नाम लिया था। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है ये बताना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस चार्जशीट बनाती है और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मैजिस्ट्रेट पूरी कार्रवाई करवाता है और पता लगाता है कि कौन दोषी है, और जो दोषी पाया जाता है उसको सजा दी जाती है और कई बार उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि ये तो हम कानून की समझ पाठ में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन है और देश के सभी नागरिकों को कानूनों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कानूनों को तोड़कर कोई कार्य करता है तो ये गलत समझा जाता है और उसे आरोपी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है और ये उसका मौलिक अधिकार है। 22 अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं और इनको हम पढ़ते हैं। पहला है, गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, उसकी किस कारण से उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होना पड़ता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार होता है। अगला है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। और उससे अगला है, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये सभी अधिकार आरोपी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मिले हैं। ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हैं, इनको D.K. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी और पद स्पष्ट और सटीक लिखा होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। दूसरा है, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख भी होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए और वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के साइन भी होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभ चिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। ये सभी बातें D.K. बसु दिशा निर्देश के अंतर्गत आती है। हमने जो शांति की कहानी पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि जब शांति का भाई सुशील इंस्पेक्टर राव से विनती करने आता है तो इंस्पेक्टर ने उसे भी 2 दिन के लिए हवालात में डाल दिया था। तो क्या ये सही था? क्या इसे D.K. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? तो हाँ, हुआ है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसने कोई आरोप ना किया हो। अब हम FIR के बारे में तो समझ चुके हैं कि FIR क्या होती है। इसका पूरा नाम है प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब पुलिस FIR लिखती है तो उस घटना का समय, स्थान, सभी बातें लिखी जाती है और जिन लोगों पर अपराध की शंका हो उन सभी के नाम भी लिख लिए जाते हैं। FRI के लिए पुलिस के पास एक फॉर्म होता है, इसको भरा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। शिकायत करने वाले व्यक्ति को पुलिस से FRI की नकल लेने का अधिकार है। अब हम बात करेंगे सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। जब किसी अपराध को जनता के विरुद्ध माना जाता है तो इसका मतलब ये है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता
बल्कि पूरे समाज के लिए वो अपराध है। पूरे समाज को वो प्रभावित करता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, दहेज के लिए सूर्या की हत्या की घटना, और इसी तरह हमने शांति की कहानी पढ़ी थी। ऐसे मुकदमों का नाम राज्य के आधार पर रखा जाता है, जैसे श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम। ये दोनों मुकदमा लड़ने वाले थे, लेकिन जब इनका नाम रखा गया तो राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से फाइल दर्ज की गई। एक तरफ आरोपी का नाम और दूसरे तरफ राज्य का नाम। राज्य का नाम भी नहीं लिखा जाता, बल्कि सिर्फ राज्य लिखा जाता है। अदालत में जो सरकारी वकील होता है वो पूरे राज्य की तरफ से वकालत करता है, और सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करके और चार्जशीट को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तब सरकारी वकील की भूमिका शुरू होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जांच की वो पुलिस ने की थी। सरकारी वकील जांच नहीं करता, बल्कि पुलिस के द्वारा की गई जांच के आधार पर वो मुकदमा लड़ता है राज्य की ओर से। न्यायालय का पदाधिकारी होने के नाते उसकी जिम्मेवारी होती है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। ये कह सकते हैं कि पुलिस जांच करती है और उसको लिख लेती है फाइल में, और जो वो जांच लिखी जाती है उसके आधार पर वकील मुकदमा लड़ता है। और मैजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, इन सारी बातों को वो सुनता है, दोनों आरोपियों की बात सुनता है, एक तो जो मुकदमा डालता है और एक जो दोषी व्यक्ति होता है, दोनों की बातें सुनी जाती है, और जो सही लगती है उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट फैसला सुनाता है। इस कहानी में भी हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट ने निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे को सुना और सच सामने आने पर फैसला सुनाया। मैजिस्ट्रेट अपना फैसला जो उसके सामने बयान और सबूत पेश किए जाते हैं उनके आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं, और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे कानून की प्रक्रिया के तहत सजा भी दी जाती है और कई बार उसको जुर्माना भी लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। हमने जो शांति के मुकदमे की कहानी सुनी थी कि पुलिस ने चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की थी और उसकी एक कॉपी शांति को दी जाती है। अगर हम ये देखें कि अगर शांति को उसकी कॉपी ना दी जाती तो क्या होता, और अगर शांति के खिलाफ ऐसी जगह पर मुकदमा चलाया जाता, ऐसे शहर में मुकदमा चलाया जाता जहां पर ना शांति जा सकती और ना उसका भाई जा सकता, तो क्या होता। इसी तरह अगर मैजिस्ट्रेट शांति को सरकारी वकील ना देता तो क्या होता। अगर ये सभी काम ना किए जाते तो क्या शांति को दोषी मान लेना चाहिए था। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उस सुनवाई को निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहेंगे। निष्पक्ष सुनवाई के लिए इन सभी कार्यों का होना बहुत जरूरी है जिनकी अभी हमने बात की है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। कि जब मुकदमा लड़ते हैं तो एक प्रॉपर कानून प्रक्रिया होनी चाहिए, और निष्पक्ष सुनवाई उसी को कहते हैं जिसमें संविधान के 21 अनुच्छेद का पूरी तरह से पालन किया जाए। इस तरह से शांति की कहानी के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि शांति को चार्जशीट की नकल दी गई, उसको सरकारी वकील दिया गया और खुली अदालत में मुकदमा चलाया गया, और शांति का भाई भी इस कार्रवाई में शामिल था, और मुकदमा भी आरोपी की उपस्थिति में ही चलाया गया था। इतना ही नहीं, शांति को सरकारी वकील भी दिया गया, वो राज्य के खर्चे पर दिया गया, और उस वकील ने भी पहले शांति से पहले सारी बातें पूछी थी, उसके बाद ही श्रीमती शिंदे से जिरह किया था। ये हम देख लेते हैं जिरह किसे कहते हैं। जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। जब कोई भी मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखकर कानून प्रक्रिया चलाई जाती है
तो निष्पक्ष सुनवाई होती है। कानून प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि संविधान और कानून में जो कुछ कहा गया है उसका ईमानदारी से पालन करना चाहिए, या न्याय प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल हैं उनको अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, भाषा का या समुदाय का हो, उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। इस लेसन के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वो कितनी मजबूत है, ना तो उसके ऊपर किसी व्यक्ति या संस्था का दबाव है, और कानून की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरह से संविधान के अनुसार है। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो देखने से लेसन पूरी तरह समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक के इससे पहले के जो लेसन है उनका लिंक भी दे दूंगी। आप उन लेसनों को भी जरूर देखें और समझें, तभी आपको भारत की राजनीति की जानकारी प्राप्त होगी और ये लेसन भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। ऑल द बेस्ट।